हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया था। अब अपनी नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों लगभग सेम ही है, दोनों का फॉर्मूलाज भी लगभग सेम ही आएगा। इसलिए अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक जो है उसको ऐड कर लिया है, पहले आप उसे देख लीजिए फिर इस पे आइएगा, क्योंकि ये तो आपको ये फटाफट जल्दी से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट भी कर लेंगे क्योंकि सेम टू सेम डेरिवेशन है दोनों का। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई लिक्विड फ्रीज होता है मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होगी कि जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और लिक्विड का जब वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तब उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आना। समझना वापस से, ये वाटर है, ठीक है ना। अब वाटर का जैसे कि वेपर प्रेशर अभी इतना है, ठीक है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर तो कम होगा। जब इस वाटर का मैं टेम्परेचर कम करूंगा मतलब इसको ठंडा करूंगा, तब धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और कम होते हुए जब वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा तब ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इस वाटर के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो पहले उसका वेपर प्रेशर इतना था, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला अब उसका वेपर प्रेशर इतना हो गया। अब यहां से सॉलिड तक जाने के लिए उसको पहले से भी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि पहले से भी जो ज्यादा कम टेम्परेचर लगना पड़ रहा है उसको, वही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब समझे अगर कि ये जो है आपका, मैंने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, ये तो है आपका सॉलिड का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब इधर समझना, जैसे कि यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ऑब्वियसली टेम्परेचर। ठीक है। जैसे इस सॉलिड के जब सॉल्वेंट ए लिया है अपन ने सबसे पहले, जैसे सॉल्वेंट ए का टेम्परेचर मैं कम करूंगा क्योंकि अपन को टेम्परेचर डिक्रीज करना है, जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होते होते जब वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इस टेम्परेचर को अपन बोल देते हैं टी एफ नॉट। अब इस सॉल्वेंट में मैंने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। अब इसको जैसे आप टेम्परेचर लो करोगे तो इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा, और कम होते होते जब ये भी सॉलिड के इक्वल आ जाएगा तब इसके भी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को अपन क्या बोल देते हैं, टीएफ। और यहां से लेके ये जो वेपर प्रेशर में कमी आई है वही आपका क्या है, डेल्टा पी। ठीक है। तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर यहां से जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी एफ। दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कितनी कमी आई वो क्या हो गया आपका, डेल्टा टी एफ। ठीक है। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर कि जितना वेपर प्रेशर यहाँ पर कम होगा उतना ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू के ऊपर फर्क पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ। यस और नो। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, we know that delta P is proportional to XB. According to Raoult's law क्या होता है, delta P is proportional to XB, क्योंकि वेपर प्रेशर में जितनी कमी आती है वो आपके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं दैट डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू XB। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब क्या करेंगे, जैसे अपन पहले करते आए हुए, मैं थोड़ा फटाफट कर देता हूं। जैसे इस आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट क्या लगाओगे के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को अपन मास अपन मोलर मास के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू बी अपन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए अपन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपन एम बी। सेम टू सेम प्रीवियस वीडियो में जैसा अपन ने किया था वही डेरिवेशन है। ठीक है। फिर क्या होगा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या जानते हैं हम, that WB upon MB is very very less than WA upon MA। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, लास्ट के दो वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ आपको। जैसे आप नेग्लिजिबल मान लोगे तो आपके सामने अब नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इधर ध्यान दें।
एक बार नीचे लिख देता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपन एम बी मल्टीप्लाई बाय, ये तो अपन ने नेग्लिजिबल मान लिया, एम ए ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। फिर क्या करेंगे अपन, इस एम ए और इस के कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। यहाँ पर जो पहले हमने के बी दिया था, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रहे। तो जैसे हमने एम ए के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना दिया के एफ, और दूसरा जो बचा यहाँ पर डब्ल्यू बी ओपन एम बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए, वही आपकी क्या है, मोलैलिटी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम, और के एफ क्या है आपका, के एफ जो है वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल एम जो है वो तो क्या है, मोलैलिटी, जानते ही हैं आप वो तो, कि स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ जो है, देखो न्यूमेरिकल में जब आपको सीधा के एफ दिया हुआ हो और मोलैलिटी गिवन हो और फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले आपको डिप्रेशन, तो सीधा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपको मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट, वो सब चीजें दी हुई है, तब अपन को इस मोलैलिटी के फॉर्मूले को एक्सपांड करके उससे कैलकुलेट करना है। तो के एफ और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं वो तो, डब्ल्यू बी ओपन एम बी ओपन डब्ल्यू ए, और इसको अगर ग्राम में लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। ठीक है, और आपको फॉर्मूला किसका निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का, एम बी का, तो एम बी इधर चला जाएगा, तो डेल्टा टी एफ कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो के एफ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1000। So this is the formula to calculate molecular mass for डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें आपको के एफ की वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। उसी तरह से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो के बी आता है यहाँ पर, उसकी वैल्यू भी गिवन होती है। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, वहाँ के एफ की जगह के बी और डेल्टा टी एफ की जगह डेल्टा टी बी होगा, बस उतना सा फर्क है, बाकी दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। तो ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपनी 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती हैं खत्म, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो देखना, जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, मतलब जितने पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उतना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गई अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी।